13 क्या होते हैं? स्वर। और कितने व्यंजन? 52 व्यंजन हो जाएंगे, तो फिर 13 और ऐड करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। माइनस करो ना, उसमें 13 हो गए स्वर, तो फिर कितना बचा? 39, 39 व्यंजन। पर संस्कृत में कितने होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं संस्कृत में? 48, है ना, 52 नहीं होता, 48 होता है। और उसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन। पर यहाँ पे देखो, 13 स्वर और 33 व्यंजन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? देख के बताओ कितना होगा। देख के बताओ। हाँ, 46। तो 2 कहाँ गया? 2 होते हैं आयोगवाह। जानते हो आप, वो ये नाम नया है बस, है ना? क्या? इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? और अब अम और आहा नहीं बोलना है इसको। इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक। और अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बताओ? ये माँ के नीचे जो लगा हुआ है। हाँ, गुड। क्या बोलते हैं इसको? हलन। और संस्कृत में ऐसा ऐसा निशान देखे होंगे बुक में। इसको क्या बोलते हैं? अ ही है वो। संधि में अ की जगह में अवग्रह बोलते हैं इसको। अ ही है ये। संधि हो कैसे होता है? इसको बोलते हैं अवग्रह। इतना नोट करो जल्दी से। कुल वर्ण होते हैं 48, 13 स्वर, 33 व्यंजन, और अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर 48, है ना, 48। आप बताओ, 13 तो स्वर होते हैं, वो 13 स्वर कौन कौन से हैं? हम्म। थोड़ा सा अंतर है संस्कृत के में। री दोनों में आता है, पर तुम लोग बोले नहीं। यहां तक दोनों में सेम होता है। हिंदी में अम और आह को उसमें गिनते हैं स्वर में, तो उनका 13 हो गया। पर संस्कृत में 2 अलग स्वर है। री में और री की मात्रा, री, है ना, और है री। हाँ, ल में री की मात्रा है, री। तो ये 13 क्या है? स्वर है संस्कृत के। और व्यंजन में व्यंजन तो मालूम ही है, याद है सबको? बस यही तो। कितने हुए? 5 इसमें हो गए, 10, 15, 20, 25, 30, 33। और 2 क्या है? आयोगवाह, विसर्ग और अनुस्वार। तो हो गए 35। 35 और 13 कितने हो गए? 48। कुल कितने होते हैं? 48 होते हैं। चलो नोट करो इसको। ये क्या था? संस्कृत वर्णमाला है ना पूरा। अब इसके बाद इसका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे।
उच्चारण स्थान। पहले तो जान लेते हैं कितने उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। मुंह के अंदर ही और सहायक यंत्र हैं जिनसे सभी स्वर एवं व्यंजन वर्णों का सभी वर्णों का उच्चारण होता है। उसमें कौन कौन से हैं? मुंह के अंदर 6 उच्चारण स्थान होते हैं अलग अलग। सबको जानते हो, नाम मालूम है सबका। कंठ, कंठ मतलब गला, गला। तालु, बता रहा हूं। मूर्धा, दंत, ओष्ठ और लास्ट है नासिका। सब मुंह के ही अलग अलग हिस्से हैं। इनकी सहायता से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। अब कंठ से होने वाले उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? अच्छा चलो देखो, कंठ समझ गए। तालु क्या होता है? मुंह का नीचे वाला हिस्सा है ना। मुंह का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे तालु। दिख रहा है उसमें? अच्छा पहले देखते हैं हम लोग। ये देखो कंठ दिख रहा है, कंठ ये हमारा गला। फिर तालु, तालु को इसमें थोड़ा सा अलग जगह दिया है। हमारा जीभ का जो वही नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं तालु, है ना। और मूर्धा, मूर्धा किसको बोलते हैं? मुंह का ऊपर वाला हिस्सा, देखो डायग्राम में जब जीभ ऊपर टच करता है तो उसको बोलते हैं मूर्धा। और दंत जानते हो, दांत है ना। और ओष्ठ, ओठ हमारे। और नासिका मतलब नाक। अच्छा अब इनको बोल के देखो सबको, जितना लिखा हूं मैं। कहां से निकल रहा है आवाज? यहां पे जोर पड़ रहा है। अ, क, ख, ग, घ और विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण मतलब जहां जहां विसर्ग लिखा रहेगा उसका उच्चारण। ठीक। फिर है तालु। अब इनको बोल के देखो। ई, ई बोल रहे हो तो नीचे जा रहा है, नीचे टच कर रहा है। ई, च, छ, ज, झ और य और श, श नीचे टच करना चाहिए, है ना। हुआ। फिर है मूर्धा। अब देखो, री ऊपर टच करेगा जी। री, ट, ठ, ड, ध, र और श का सही उच्चारण कैसे करोगे? ऊपर टच करना चाहिए इस वाले में, है ना। श अलग से समझ में आएगा। फिर है दंत। अब देखो, री, त, थ, द, ध और स, ल हो रहा है। यही दांत, दांत को टच कर रहा है जी, टच किया। उ, प, ह, ब, भ इतना ओष्ठ से हो रहा है, दोनों ओठ। और लास्ट है नासिका। सब में देखो मैं चार चार वर्ण ही लिखा हूं, क, ख, ग, घ। अंगा नहीं लिखा हूं। च, छ, ज, झ तिया नहीं है। ट, ठ, ड, ढ ण नहीं है वहां पर। मतलब सभी जिससे शुरू हो रहा है उसको उसी वर्ग से क वर्ग बोलते हैं। क वर्ग मतलब क से लेकर अंगा तक। च वर्ग मतलब च से लेकर इया तक, और उसमें जो लास्ट में आता है।
है ना। तो क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, सभी का जो पांचवा वर्ण है ना, चाहे वो य हो, म, अंगा या अण या न और अनुस्वार, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से, नासिका। बोल के देखो, य, म, अंगा तो निकलेगा ही, न, ण और अनुस्वार, अम की मात्रा जहां लगी रहेगी। सबका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, नाक। आया समझ में? अब इसमें एक वर्ण ऐसा है जो नहीं लिखा हुआ है, उसको ढूंढ के बताओ कौन सा था। क्या बोली? ये नहीं लिखा हुआ है, ए। और क्या नहीं लिखा हुआ है? वो नहीं। अगर अ लिखा है मतलब उसमें आ भी आ गया है ना, चाहे ह्रस्व वाला वर्ड हो चाहे दीर्घ वाला वर्ड, वो दोनों आ गया। ई लिखा है मतलब बड़ा ई भी आ गया, ऊ लिखा है तो मतलब बड़ा ऊ भी आ गया उसमें। ए नहीं लिखा हुआ था, और क्या नहीं लिखा हुआ है? बताओ बताओ, एक मैं बता देता हूँ। अब एक और बचा है, अब वो वर्ण व्यंजन वर्ण में से है, बताओ। बताओ बताओ। नहीं वो मैं आ गया ना, बताया ना, चाहे रस्व वाला वर्ण हो या दीर्घ हो, री आ गया मतलब दोनों आ गया। हाँ गुड, क्या बचा है? व। ए का उच्चारण ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो दो अलग अलग स्थानों को मिलाकर होता है। इसका होता है कंठ और तालु। ओ का होता है कंठ और ओष्ठ, और व का उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। व बोल के देखो, व के साथ दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी। हो गया? अब जो क वर्ग है, च वर्ग है ना, और ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, सभी को मिलाएंगे तो कितने वर्ण होंगे? 5, 5 × 5 कितने हो जाएगा? है ना। क वर्ग से लेकर प वर्ग का अंतिम म तक, प फ ब भ म, यहाँ तक 25 हुए। ये 25 आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब समझ रहे हो? स्पर्श मतलब क्या होता है? टच करना या छूना, है ना। तो ये ऐसे वर्ण हैं जहां पर कहीं ना कहीं जीभ या मुंह का कोई सा भी हिस्सा जो हम लोग पढ़े हैं 6 उच्चारण स्थान, उनसे कुछ ना कुछ टच करेगा, मतलब स्पर्श करेगा, तो उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25। ठीक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। अब अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसके उच्चारण में ना तो मुंह एकदम ज्यादा खुलता है ना पूरा बंद होता है। कौन है ऐसे? य, र, ल और व, और लास्ट है ऊष्म।
ऊष्म से क्या समझ रहे हो? ऊष्म का मतलब क्या होता है, साइंस में पढ़ते हो ना? गर्म, जिसको बोलने से गर्म हवा निकले। तीनों श उसमें आ जाएंगे और ह। श, श, स और ह, ये आते हैं उसमें ऊष्म व्यंजन। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, है ना, मतलब एक वर्ण को बोलने में जितना समय लगे उसको बोलेंगे ह्रस्व, है ना। जैसे कि जिसमें मात्रा नहीं लगा हो, और ये आगे कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। दीर्घ, जिसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता हो, जिसमें अब क्या आ जाएगा इसमें, आ, ई, उ, री, ए आएगा, और और जिसमें सब में आ की मात्रा लगी, है ना, वो आ जाएगा किसमें, दीर्घ। अब ये है प्लुत, इसको नहीं सुने होंगे, जिसके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगे, तीन से अधिक भी लग सकता है। अब इसका उदाहरण क्या होगा? शब्द रूप पढ़े हो? शब्द रूप बुक में जोड़ दिया, बालका 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 लिखा रहता है, लास्ट में लिखा होता है संबोधन, हे राम या हे प्रभु लिखा होता है। हे राम, हे प्रभु। अब इसके उच्चारण में कितना समय लगेगा? ज्यादा समय लगेगा, और आ की तुलना में ज्यादा समय लगेगा कि नहीं? और इसके अलावा इसका प्रयोग बहुत कम होता है संस्कृत में ना, एक तो ये संबोधन में हो गया, और वेदों में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे कोई भी वर्ण लिखा रहेगा, ऐसे लिखा होता है, उसके सामने में ऐसे तीन लिख देते हैं, उसके सामने में तीन लिखा है, मतलब उसको तीन वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगेगा उतने देर तक बोलना है। अगर चार लिखा है तो चार वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगेगा उतने देर तक बोलना है। तो इसका प्रयोग वेद या संस्कृत के पुराने ग्रंथ हैं उसमें ज्यादा होता है। तो वही है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अच्छा, अब हिंदी में और क्या होते हैं जो वर्ण हम लोग नहीं लिखे? अच्छा, इसको संस्कृत में बोलते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण है, और ये किससे मिलकर बनता है? हम्म, क, श और अ से मिलता है, क्ष बोलते हैं उसको जब पढ़ते हैं तो। क्ष, आधा क आना चाहिए उसमें, और श। त्र, ये है त्र बोल रहे हैं तो तीनों आ रहा है, आधा त आ रहा है, र आ रहा है और अ, इन तीनों से मिलकर बनता है। आइए इसको तो बता दोगे दिया को, य और अ, इसको हम लोग ज्ञ जरूर पढ़ते हैं, पर इसको इसका सही उच्चारण क्या होता है? ज्य, आधा ज, हाँ, आधा ज और आधा इया से मिलके बनता है। सही उच्चारण इसका क्या होता है? ज्य। ये क्या है? संयुक्त
वर्ण। अब शुरू से बताओ क्या क्या पढ़े हो। सबसे पहले कितने वर्ण होते हैं संस्कृत में? 48। कितने स्वर? 13। और कितने व्यंजन? 33 ना, 33 व्यंजन। और विसर्ग और अनुस्वार को क्या बोलते हैं दोनों को मिलाकर? आयोग वाह। आयोग वाह। अच्छा, और क का उच्चारण स्थान क्या होगा? क कंठ। अगर प बोल रहा हूं तो उच्चारण स्थान क्या होगा? प। बोल के देखो। ओष्ठ। स बोल रहा हूं तो स। स स। इस वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है? कैसे बोलते हैं उसको? स दंत। फिर और ये वाला सक्का कैसा आएगा? नहीं, तालु में आएगा वो। श आता है तालु में, और ये आएगा मूर्धा में, इसमें ऊपर टच करता है। दंत, तालु और मूर्धा, इसको दंत्य स बोलते हैं, इसको तालव्य श और इसको मूर्धन्य श। तीनों स के उच्चारण एकदम अलग अलग होना चाहिए जब रीडिंग करें बुक तो, या बोले तो भी। वर्णों का उच्चारण स्थान इतना ही था। अब इसका प्रयोग क्या आएगा आगे? संस्कृत उसमें संधि में आएगा। संधि पढ़े हो? अच्छा, गुण स्वर संधि का कोई उदाहरण बता सकता है? गुण स्वर संधि। रमेश होता है। तो यहाँ पर क्या है देखो, उधर म में, और आगे क्या है? ई। अब दोनों मिलकर क्या हुआ? यानी आ और ई जब दोनों को मिला दिए, रमा और ईशा को, क्या बना वो? जिसको जोड़कर क्या बोले थे? रमेशा बोले थे ना। तो उसमें कौन सी मात्रा आई फिर? ए की मात्रा आई ना। आ और ई मिलकर क्या हुए? ए। ए ही क्यों हुआ वहां पर? दूसरी मात्रा क्यों नहीं आई वहां पर? क्योंकि हम लोग जब उसका उच्चारण किए तो उसमें एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ। देखो, अ का उच्चारण स्थान हम लोग क्या पढ़े थे अभी? अ का उच्चारण स्थान क्या है? आ। और आ दोनों का एक ही है। क्या है? कंठ। कंठ पढ़े। और ई का उच्चारण स्थान हम लोग क्या पढ़े? तालु पढ़े ना। तालु। अब ए के उच्चारण स्थान में हम लोग क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? दोनों। कंठ तालु, इसलिए वहां पर ए ही होता है हमेशा। जो उच्चारण स्थान अ का जो है कंठ, और जो उच्चारण स्थान है ई का, वो इन दोनों का उच्चारण स्थान किसका है? ए का, इसलिए वहां पर ए होता है। कंठ तालु गुण स्वर संधि में होता है ऐसे, है ना। और अ प्लस उ क्या होता है इसमें? गुण स्वर संधि में ओ। ओ का कंठ और ओष्ठ का बनेगा। हाँ, जो उच्चारण स्थान इसका है कंठ और ओष्ठ, वही उच्चारण स्थान किसका है? ओ का। समझ गए?
और इसका प्रयोग एक जगह और होगा विसर्ग संधि में। तुम लोग के बुक में अभी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले दूसरे चैप्टर में होगा तुम्हें, है ना। घृणा यास्तु ऐसे लिखा होगा, है ना। हाँ, घृणा यास्तु। सुतास्ते, है ना। और ये नहीं है, ये मैं अपने बता रहा हूँ। और विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे, इधर विसर्ग रहेगा हमेशा, है ना। तो अब यहाँ पर कौन सा स होगा, यहाँ पर कौन सा स आएगा। हाँ, दंत से। ठीक, यही वाला स क्यों आया, यही वाला स क्यों आया, क्योंकि त का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है त का, दंत ही है, इसीलिए वहां पर दंत वाला स आया। ठीक, फिर सेम यहाँ पर ऐसी ही सुताह धनते लिखा है, सुतास्ते लिखा होगा बुक में, है ना। तो यहाँ पर भी कौन सा सा आता है, दंती सा, है ना। अब यहाँ पर देखो राम धन च लिखा हुआ, हाँ, तो यहाँ पर कौन सा श आया, तालव्य श। क्यों आया, क्योंकि च का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब यहाँ पर देखो धनु टंकार, हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, मूर्धन्य श। क्यों आएगा, क्योंकि ट का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, मूर्धन्य श। तो संस्कृत पढ़ने के लिए वर्ण और उच्चारण स्थान जानना बहुत जरूरी है ना। संधि में भी प्रयोग होगा, और सही 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 पढ़ना है संस्कृत तो भी उच्चारण स्थान जरूरी है। आज बस इतना ही, है ना।